चलिए, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ग्रो ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ग्रो ने तो अपना आईपीओ भी जो है लॉन्च कर दिया, आईपीओ भी लेकर आ गया है ग्रो। लेकिन फिलहाल इस फंड पर हम लोग फोकस करते हैं, इसकी बातचीत दोनों करते हैं। तरह ट्रेंडिंग है, मतलब यानी कि मतलब स्टॉक मार्केट में भी और एक तरह से यहाँ पर म्यूचुअल फंड मार्केट में भी ग्रो का यहाँ पर एक तरह से थोड़ा सा हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड एक तरह से यहाँ पर जो अभी फिलहाल एनएफओ लेकर आए, आईपीओ तो आने वाला है ही, अगले हफ्ते 4 नवंबर को इसका आईपीओ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका एनएफओ एक खुल चुका है जिसका नाम, जैसे दिव्या ने आपको बताया, ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आया हुआ है, जो कि एक तरह से निफ्टी के ही लिस्टेड 101 से 250 जो लिस्टेड कंपनियां, मतलब जो रैंक वाइज जो कंपनियां होती हैं 101 से 250 की जो रैंक वाली कंपनियां होती हैं उसमें निवेश किया जाता है। और ये पैसिव फंड होता है, क्योंकि एक तरह से जो इंडेक्स में शामिल जो कंपनियां होती हैं उनमें उसी हिसाब से एक तरह से निवेश किया जाता है, जो कि उनको जिस हिसाब से उनको वेटेज यहाँ पर मिला होता है, और इंडेक्स जितना ही यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर रिटर्न देने की कोशिश की जाती है। बेंचमार्क इसकी अगर बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है, और इस इंडेक्स ने पर्टिकुलरली अगर हम लोग पिछले 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न की अगर बात करें तो 24.18% का इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है इस इंडेक्स ने। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 28 नवंबर यानी कि 3 दिन पहले ये खुल चुका है, और 11 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 18 नवंबर को मिल जाएगा। और मिनिमम निवेश की बात करें तो 500 रुपए की एसआईपी और 500 रुपए का ही आप इसमें लमसम से एक तरह से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। एग्जिट लोड की कोई चिंता नहीं है, निल रहेगा, कभी भी आप निकालिए, कोई भी आपको फीस यहाँ पर नहीं देनी है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो 3 फंड मैनेजर्स हैं इसके, निखिल सातम, आकाश चौहान और शशि कुमार। तो ये 3 फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को एक तरह से यहाँ पर मैनेज करेंगे। वहीं इसके जरा पीयर कंपैरिजन में देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं। तो यहाँ पर है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जिसने 23.94% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। एनुअलाइज रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.82% का इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.66% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 3 सालों में। एनुअलाइज रिटर्न की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद है एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 23.59% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जिसने 23.56% का रिटर्न दिया है। हालांकि जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पाया। बेंचमार्क जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था 24.18% का एनुअलाइज रिटर्न इसके जो इंडेक्स है वो उसने दिया हुआ है, लेकिन उसके अराउंड ही है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 23.94%, 23.56%। ये टॉप 5 फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अब एस्टैब्लिश्ड हैं, और उन्होंने ये ऐसे रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए। पूरा पीयर कंपैरिजन, जो नया फंड आ रहा है किन एग्जिस्टिंग फंड से वो बीट करेगा, उन फंड्स ने किस तरीके का रिटर्न दिया है, अभिषेक जी आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल। अब सर यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लाना चाहेंगे, बीच में शामिल करना चाहेंगे, और सबसे पहला सवाल सर यही है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड किस तरह से काम करता है, किस तरह की इसकी थ्योरी रहती है, क्या स्ट्रैटेजी रहती है ऐसे फंड्स की? ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अभिषेक। मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि जब भी एक इंडेक्स का कॉम्पोजिशन होता है जिसमें टॉप के जो 100 स्टॉक्स होते हैं मार्केट कैप के, they are considered to be a large cap stocks. They are considered to be large cap stocks. Next के जो 150 stocks होते हैं, they are considered to be mid cap stocks. और जो लास्ट के जो 250 stocks होते हैं, they are considered to be the small cap stocks. तो ये जो मिड कैप की जो थीम है या मिड कैप की जो कैटेगराइजेशन है, उसमें जो 150 स्टॉक्स का जो कॉम्पोजिशन से जो एक इंडेक्स बनता है उसको बोलते हैं मिड कैप 150 इंडेक्स। हर एक फंड हाउस के पास अपना ये इंडेक्स होता है, जैसे आपने बताया अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के पास है। इन द सिमिलर मैनर ग्रो के पास भी अपना एक निफ्टी मिड कैप 150 का ये एक एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं। इट विल एग्जैक्टली रेप्लिकेट जो निफ्टी 150 का इंडेक्स है। जैसे आपने देखा कि रिटर्न कॉम्पोजिशन मोर और लेस सेम ही है। सो इन दैट केस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर स्ट्रेंथनिंग आ रही है, मीन रिविजन हो रहा है, और जो भी सरकारी पैरामीटर्स वर्क कर रहे हैं, तो मिड कैप एज अ सेगमेंट इन द नेक्स्ट 3 to 5 years विल गिव एक्सेप्शनली अ वेरी गुड रिटर्न्स, और वो अपने लार्ज कैप थीम्स को 4 से 5% इजीली बीट कर देगा। सो इन दैट केस आई विल जस्ट सजेस्ट कि अगर इन्वेस्टर्स इन थीम के अंदर जा रहे हैं तो उनका जो टाइम होराइजन है वो 3 से 5 साल होना चाहिए। इट इज ऑब्वियसली अ वेरी एग्रेसिव फंड, और मार्केट कैप को ही रेप्लिकेट करता है, और इन्वेस्टर्स देखेंगे कि शॉर्ट टाइम के लिए वॉलेटिलिटी आ सकती है बिकॉज थीम बहुत कैटेगरी बहुत सेंसिटिव है, but in the longer duration it will prove to be very very fruitful for the investors by investing their money into such mid cap themes. ठीक है सर अब तक के जो फंड्स अभिषेक जी ने दिखाए, जिनसे पीयर कंपैरिजन करा इस फंड का, उनका प्रदर्शन आप कैसा देख रहे हैं? किस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने दिया है? क्योंकि इंडेक्स के जो बेंचमार्क था, जो रिटर्न था इंडेक्स का, उसके थोड़े क्लोज है, उसको बीट तो नहीं कर पाए। वेल दिव्या, देखिए 100% जो एक्यूरेसी है दैट इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर,
बट अगर आप देख रहे हैं कि अगर बेंचमार्क ने 24% दिया है और सारे जो फंड्स है वो 23.5% से लेकर 24% तक अगर निपट रहे हैं, और क्योंकि ये एक पैसिव फंड है, एक इंडेक्स फंड है जिसके रिटर्न्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, सो इन दैट केस वी विल बी एक्सपेक्टिंग के रिटर्न्स आर फिनोमिनल, क्योंकि मिड कैप एज अ कैटेगरी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए जो भी पैसिव फंड्स हैं डिफरेंट फंड हाउसेस के पास विद इन द मिड कैप सेगमेंट, उन्होंने भी मोर और लेस अपने वही रिटर्न दिए 23.5% से लेकर 24%। और अगर आप इसका एक्टिव फंड के साथ कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि एक्टिव फंड्स ने इन पैसिव फंड्स को 2-2.5% से इजीली बीट कर दिया है इन द 3 to 5 years टाइम फ्रेम। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दिव्या, जहां पे एक एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट में डिफरेंस आता है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि मैं इसके एक्टिव फंड्स भी मैं देख रहा था, तो उसमें ऑलवेज बात है जो रिटर्न्स थे वो इससे बेहतर थे। 2 से 3% के आसपास का फ़र्क यहाँ पर आसानी से दिख रहा था। सर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंजर्वेटिव भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं और आपके मॉडरेट भी होते हैं। ये जो फंड है मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से यहाँ पर फिट बैठते हैं? अभिषेक, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मिड कैप जो इन्वेस्टर्स मिड कैप थीम में वो लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका एक टाइम होराइजन लंबा है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ले सकते हैं, जहां उनको लगता है जो एक पोर्टफोलियोज में सिर्फ मिड कैप्स को एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन रखना चाहते हैं। लाइक ऐसा ना हो कि 100% पूरा पोर्टफोलियो मिड कैप्स के अंदर डाइवर्सिफाई हो जाए, ये डाइल्यूट हो जाए, वो भी गलत चीज है। तो इन दैट केस इन्वेस्टर्स वो लोग जाएं जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रखते हैं और जिनको लगता है कि उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। क्योंकि मैंने जैसे देखा है या मैं जैसे समझ पा रहा हूँ मार्केट्स को, कि मार्केट्स थोड़ी चॉपी और वॉलेटाइल हर बार रहती है। इन दैट केस मिड कैप इंडेक्स का फॉल होना विज़ और नॉर्मल सेंसेक्स या निफ्टी वो ज्यादा होता है। तो इन्वेस्टर्स जैसे घबराए ना, उनके सेंटिमेंट्स पे इफेक्ट ना हो, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम ना हो। मैं चाहता हूं कि एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में ही इन्वेस्टर्स इस फंड को अपने पास रखें, सो दैट अगर कल को कोई मार्केट्स की गिरावट आती है तो उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इरोड ना हो। ठीक है सर, आपने बोला लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। लॉन्ग टर्म मतलब निवेशक कितना मान के चलें, कितने टाइम का, कम से कम कितने साल का नजरिया इनमें रख के चलना चाहिए अगर इस फंड में पर्टिकुलर निवेश कर रहे हैं? दिव्या, देखिए मैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोलूंगा, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1 year प्लस लॉन्ग टर्म के आ जाता है। बट फ्रॉम द रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम 3 to 5 years अगर आप इस फंड को अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे दैट कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम होगा इन फंड्स के अंदर। जितना ज्यादा वॉलेटाइल फंड होता है उतना ही उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जब होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो फंड अपने डिफरेंट साइकिल से गुजरता है। कुछ बुल फेजेस होते हैं, कुछ बेयर फेजेस होता है, और वो एवरेज आउट करके थ्रू अ स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग इफेक्ट वो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे देता है। तो इन दैट केस मिड कैप की जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए वो 3 to 5 years होना चाहिए। इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा इतने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट्स रियली अ गुड स्ट्रैटेजी जहां वो अपने पैसे में काफी रिटर्न जनरेट करवा पाए। 3 to 5 years का एक तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन लेके चले। रिटर्न्स के लिहाज से यहाँ पर आपको इतना समय तो लेकर चलना ही चाहिए ताकि आपके अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट हो सके। सर, ग्रो एज एन एएमसी की हम लोग बात करें तो हालांकि इसको कम से कम 17 साल हो गए हैं, लेकिन जो कुल AUM है इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अभी देख भी रहा था 2,500 करोड़ के आसपास ही इसका कुल AUM है। और कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं, मतलब कई सारे ऐसे एएमसीज हैं जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और इस तरह की जो फंड्स की जो इस तरह के फंड्स हैं वो ऑलरेडी उनके पास हैं। सर, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह की एएमसी में निवेश करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो? अभिषेक, ये तो एक बहुत ये तो इस टॉपिक पे तो पूरा एक सेशन हमारा हो सकता है, बिकॉज ये बहुत डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है। देखिए, जब हम किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो ये डिसाइड करता है कि उसका जो फंड है वो अंडर परफॉर्म करेगा, ओवर परफॉर्म करेगा। तो उसमें एक बहुत मेजर क्राइटेरिया ये होता है कि उसका फंड मैनेजर कौन है, उसकी किस तरीके की परफॉर्मेंस है, उसने डिफरेंट सिनेरियो में, जैसे कोविड आया या फिर यूक्रेन वॉर आया, उसमें किस तरीके से उसने अपने पोर्टफोलियोज में टैक्टिकल कॉल्स लिया है, क्या उसके जो रिटर्न्स है वो कंसिस्टेंट रह पाए हैं या नहीं रह पाए। ऐसा तो नहीं है कुछ टाइम तक वो Q1 में है फिर वो पूरे टाइम Q4 में रहे। तो दैट कंसिस्टेंसी आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, टेक्निकल भाषा में अगर मैं बात करूं, उसका अल्फा, दैट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स व्हाट ही हैज जनरेटेड ओवर एंड अबव द इंडेक्स। ये बहुत सारी 3 चीजें काम करती है। कंप्लायंस एंगल किस तरीके से काम करता है, पोर्टफोलियोज लिक्विड है या नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कल को मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा शॉक आता है और बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, तो क्या पोर्टफोलियो इस स्थिति में है जो एक स्पेसिफिक टाइम में पूरा लिक्विडेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सेबी ने अब ये डिस्क्लोजर्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दैट ये सारे के सारे पैरामीटर्स, कुछ 20-25 पैरामीटर्स होंगे। अगर इन सारे पैरामीटर्स को आप कोलेट करके चलें तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं दैट वेदर इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एंड अ पर्टिकुलर थीम रियली मैटर्स और नॉट, और वो किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी किस फिलॉसफी और आइडिया से उस थीम को चला रहा है।
ठीक है सर। सर वैसे अगर एक ब्रॉडर व्यू में देखें, मोटा मोटी बात अगर करें सर, बहुत कम और बड़े एयूएम वाली कंपनियों की स्कीम में निवेश करने की क्या नफा नुकसान होते हैं निवेशक, मतलब एक मेजर तौर पे अगर देखें तो? वेल दिव्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाले सेक्टर में या कोई किसी स्कीम में अगर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि उसके रिटर्न्स और इंडेक्स के रिटर्न्स मोर और लेस एक जैसे ही चेज करते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर के पास ज्यादा स्टॉक बेचने का चांस नहीं होता है क्योंकि फंड इतना बड़ा हो जाता है, और स्पेशली ड्यूरिंग द वॉलेटाइल फेज जहां ऑलरेडी मार्केट में बिकवाली बहुत ज्यादा चलती है, उस केस में उसका बहुत बड़ा स्टॉक बिकना मुश्किल होता है। तो इन दैट केस जो उसका नुकसान होता है वो सबसे पहले यही होता है कि उसके जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं। फंड मैनेजर्स को टैक्टिकल कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा मेजर चंक बांटना होता है या बेचना होता है, एंड एट द सेम टाइम वो अपना जो एक फंड होता है वो इंडेक्स जैसा ही जनरेट, मतलब इंडेक्स जैसा ही चलाता है। बट अगर आप एक छोटे फंड हाउस की बात करें जिसके पास बैंडविड्थ इतनी होती है कि वो अपने लॉट साइज को ज्यादा टैक्टिकली मैनेज करे, एक्टिवली मैनेज करे, तो इन दैट केस उसका जो रिटर्न जनरेट करने के जो चांसेस होती है वो भी ज्यादा होते हैं। तो दिव्या, मैं एक मोटे मोटे तौर पे किसी फंड हाउस का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट यस ये मोटे मोटे तौर पे ये एक क्राइटेरिया होता है एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इन्वेस्टर को ना तो एक बहुत बड़े फंड हाउस में जाना चाहिए जिसके रिटर्न डाइल्यूट होने के चांसेस हो, एंड एट द सेम टाइम बहुत छोटे फंड हाउस में भी नहीं जाना चाहिए जिसका एयूएम सब्सटैंशियल नहीं होता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस क्राइसिस आती है। सो इन दैट केस ऑप्टिमल तरीके से एक एयूएम जिसका 2-2.5 करोड़ 5,000 करोड़ का हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि उनके रिटर्न्स भी सब्सटैंशियली इंडेक्स को डेफिनेटली बीट कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी तो इस पे मुझे लग रहा है अभिषेक जी एक अलग से शो हो ही जाएगा कि हाउ टू चूज बेस्ट एएमसी फॉर यू, हाउ टू जस्ट ग्रैब वन एएमसी, क्या क्या देखें, मेजर फैक्टर्स क्या देखें उस एएमसी में, तब जाकर आप निवेश करें। ये हम डेफिनेटली डिस्कशन अलग से भी करेंगे। बाकी सर ग्रो का जो ये पर्टिकुलर आईपीओ, मतलब माफ कीजिएगा, ये जो एनएफओ है, इसमें सर निवेश करने की आपकी सलाह रहेगी? जिन इन्वेस्टर्स का टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा है, जो एग्रेसिव है, जिनके पास 25-30 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, जो अपने पैसे को कंपाउंडिंगली ग्रो कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके लिए डेफिनेटली ये थीम एक बहुत अच्छा ये कैटेगरी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्ट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वो इस फंड को अगर अपने पास रखेंगे तो उनके पास एक एक्टिव और पैसिव फंड का भी एक कॉम्पोजिशन अपने पास आ जाएगा जहां वो ये भी देख पाएंगे कि एक एक्टिव मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, वो क्या अल्फा जनरेट करता है ओवर एंड अबव द इंडेक्स, और ओवरऑल उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग और कितना तेज होता है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो इन्वेस्टर्स अपना कुछ पैसा इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं।